प्यारे बच्चों, चलिए आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग फर्स्ट पेपर में आज हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर। वो है बच्चों रथ सेना का पतन एवं घुड़सवार सेना का उत्थान। बच्चों, रथ सेना का पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि अगर देखा जाए तो रथ सेना का जो पतन था ये एक प्रकार से जो है परिस्थितियों की देन थी। ठीक है, देखिए जहाँ पर वैदिक काल, महाभारत और रामायण में आपने देखा है कि जो प्रमुख योद्धा होता था, राजा होता था, सेनापति होते थे या प्रमुख योद्धा होते थे, महारथी, ये सभी रथों पर चढ़कर युद्ध करते थे और विजय एवं पराजय भी बहुत हद तक रथ सेना पर ही निर्भर होती थी। तो ये हमारा उस समय के युद्ध में था। रथों सेना का उत्थान या रथ सेना अपनी चरम स्थिति पर उस समय था जब प्रायः धर्म युद्ध की अधिकता होती थी या धर्म युद्ध ज़्यादा होते थे। ये बीच में राक्षसों को युद्ध कला आ गई, बीच में अधर्म भले ही हुए हों कुछ, लेकिन फिर भी धर्म युद्ध अधिक होते थे जिनके अपने कुछ नियम होते थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय आते आते या बाद में क्या हुआ, अब देखिए सिकंदर ने जब अटैक किया था राजा पोरस पर, ठीक है, उसमें क्या हुआ, परिणाम क्या निकला कि सिकंदर के राजा पोरस के रथ जो है धनुर्धारी सेनाएं ठीक से काम नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? कि पानी बरस गया था, रथ के पहिए कीचड़ में धंस जाते थे। कहने का मतलब यहाँ तक आते आते अगर देखा जाए तो उसके बाद मौर्य साम्राज्य या कौटिल्य के युद्ध दर्शन में भी या मौर्य साम्राज्य में यहाँ पर घुड़सवार सेना का महत्व तो ज़्यादा हो गया। रथों का महत्व तो ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गया, समाप्त तो नहीं हुआ, लेकिन जो है घुड़सवारों के मुकाबले इनका महत्व तो कम हो गया था। अब स्थिति क्या थी? स्थिति बच्चों ये थी कि देखिए, क्योंकि मौर्य साम्राज्य काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। अब काफ़ी दूर तक फैलने का मतलब है कि संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भी सम्राट पर ही होती थी। ठीक है, अब सम्राट पर जिम्मेदारी होने के कारण अब उनको जो है किस समय कहाँ युद्ध करने के लिए जाना पड़े। मान लीजिए पता लगा एक स्थान से अगर चल के अगर जाना है, आज की तरह बच्चों उस समय ये आरसीसी रोड नहीं थी। ठीक है, ये हम लोगों की तरह जो है जो आज हम देख रहे हैं आरसीसी रोड है, हर स्थान पर 4 पहिए, 6 चक्का, 10 टायरा, ट्रक वगैरह सब जा रहे हैं। उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। जो भी है कच्ची सड़क, पगडंडियाँ, नदी, तालाब, ना तो पुल था ना कुछ भी था। तो ऐसी स्थिति में जैसे रथ सेना है, तो जैसी परिस्थितियाँ बदली, युद्ध धर्म युद्ध का स्थान ले लिया कूट युद्ध ने। हालांकि कूट युद्ध जो है चाणक्य के समय से ही प्रारंभ हो गया था। चाणक्य खुद ही एक कूटनीतिज्ञ, अच्छे कूटनीतिज्ञ पंडित के रूप में माने जाते हैं, तो वहीं से जो है प्रारंभ हो गया था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, अब रथों को आने जाने के लिए भाई रोड चाहिए, जैसे एक 4 व्हीलर को चाहिए वैसे उनके लिए रोड चाहिए। रोड थी नहीं, अब दूर तक जाना है, क्या पता कहीं रोड है कि नहीं है, पगडंडियों पे जाना है कि नदियों पे जाना है कि जंगलों से होके गुजरना है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में रथ सेना जो है बहुत दूर तक बिना जानकारी के हर प्रकार से ये जो है सफ़र नहीं कर सकती थी। और इधर जो है रथ सेनाओं का ग्रहण जो है लग गया था झेलम के संग्राम में। क्योंकि और युद्ध की स्थिति क्या थी? युद्ध कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी परिस्थितियों में हो सकता है, किसी प्रकार की भूमि में हो सकता है। ये युद्ध की स्थिति आ गई थी, क्योंकि हर सेनापति जिस प्रकार उसकी अपनी क्षमता होती थी, उसी प्रकार वो भूमि का चुनाव करता था। क्योंकि युद्ध में धर्म महत्वपूर्ण नहीं था, युद्ध के नियम महत्वपूर्ण नहीं रहे। जो महत्वपूर्ण हो गया वो हो गया विजय। एन केन प्रकारेण विजय मिलना चाहिए। ठीक, चाहे धर्म के सहारे मिले चाहे अधर्म के सहारे मिले। ऐसी स्थिति में युद्ध कभी भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता था, किसी प्रकार की भूमि पर हो सकता था। ठीक है, रात में हो सकता था, दिन में हो सकता था, पानी बरसते मौसम में हो सकता था।
ऊबड़ खाबड़ भूमि पे हो सकता है, पहाड़ियों में हो सकता है, ऊंची नीची भूमि में हो सकता है, खेतों में हो सकता है। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि हर स्थानों पे कार्य कर सके। जैसे आज के समय में अगर किसानों के लिए देखा जाए तो हम लोगों के पास ट्रैक्टर एक ऐसा जो है उपकरण है, ऐसा वाहन है जो कि हर प्रकार की भूमि पर कार्य कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये भी है कि बच्चों ट्रैक्टर भी कहीं फंस जाता है तो नहीं निकल पाता, लेकिन पैदल व्यक्ति चाहे पहाड़ियों पर चला जाए, चाहे जहाँ चला जाए, वो जो है हर स्थान पर ऊंची नीची भूमि पर भी वो चल सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, रथ सेना का पतन हुआ तो अब ये देखा गया कि कौन सी ऐसी सेना है जो कि तेज़ी से जा भी सकती है और तेज़ी से आक्रमण भी कर सकती है और हर प्रकार की भूमि पर चल सकती है, ऊंची नीची भूमि पर, नदियों को पार कर सकती है, झील झंखाड़ों और पगडंडियों पर चल सकती है। तो ऐसी स्थिति में हर चीज़ों में महत्वपूर्ण पाई गई घुड़सवार सेना को। ठीक है बच्चों, तो रथों का पतन तो इसलिए हो गया कि दूर तक मान लीजिए नदियों को पार करना है तो रथों के लिए दिक्कत है। तो कहने का मतलब परिस्थितियाँ बदली, मौसम बदला, युद्ध के नियम बदले, इसीलिए जो है सेनाओं की भी जो है क्षमता, सेनाओं की भी आवश्यकता बदल गई, युद्ध की भी आवश्यकता बदल गई। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखा जाए तो अब स्थिति ये थी रथों की। देखिए इसमें हम लोग रथ सेना के पतन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या है, वैदिक काल में रथ युद्ध का प्रमुख वाहन समझा जाता था जिस पर विजय और पराजय काफ़ी हद तक निर्भर करती थी। ठीक है, रथों की सेना, धनुर्धारियों की सेना, और महाकाव्य काल में भी यही स्थिति थी। महाभारत में भी देखा जाए तो राम रावण युद्ध में देख लीजिए, चाहे यहाँ कौरव पांडवों के युद्ध में रथी अतिरथी महारथी कई होते थे। अब बहुत ही ताकतवर वही महारथी ही माने जाते थे। तो इस समय में भी कौरवों से युद्ध में रथियों एवं महारथियों के बल पर ही विजय निर्भर करती थी। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं हम। महाकाव्य काल में को रथों का युग कहा जाता है। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, महाकाव्य काल को रथों का युग कहा जाता है। ठीक, क्योंकि महाभारत में देखा जाए तो 21,000 कुछ रथ एक अक्षौहिणी सेना में होते थे और उसमें तो लगभग 18 अक्षौहिणी सेना का प्रयोग किया गया था। तो समझ लीजिए उस महाभारत के युद्ध में कितने रथ रहे होंगे। एक अक्षौहिणी में लगभग 21,000 कुछ। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा पीछे जो है महाकाव्य काल में कितने रथ होते थे। ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग पीछे मुड़कर बेटा देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए पोरस और सिकंदर के बीच हुए झेलम के संग्राम में अचानक पानी बरस गया और भारी रथ कीचड़ में फंसकर अपनी भूमिका नहीं निभा पाए। जब आगे बढ़ ही नहीं पाए तो महारथी क्या करता, धनुष बाण की वर्षा किस पे करता, किनको मारता। ठीक है बच्चों, और जिसके कारण ये बड़ी सेना, ताकतवर दिखने जैसी वाली सेना भी सिकंदर के सामने पराजित हो गई। अब इसमें देखिए रथों के फंसने एवं भारी धनुषों के नाकाम होने की वजह से धनुर्धरों का मनोबल भी धराशायी हो जाने के कारण इस संग्राम ने रथों के भाग्य के साथ विश्वासघात किया। ठीक है, वैसे भी बच्चों अगर दूर तक जाना हो तो हम प्रयास यही करते हैं ना कि उतनी उस साधन पे जाइए जहां हम हर प्रकार से पार हो जाए। जैसे घोड़े, अगर एक घुड़सवार जो है कहीं पर जाता है तो पगडंडियों पे जा सकता है, पानी बरसते हुए मौसम में कीचड़ भरे नदियों को भी पार कर सकता है वो। ठीक है, इसलिए जो है रथों की तुलना में घुड़सवारों का महत्व जो है बढ़ा था। अब देखिए अब इसमें क्या बताया गया है आगे। मौर्य काल तक रथों का महत्व तो कुछ बना रहा, यानी कौटिल्य ने अपने युद्ध दर्शन में रथों का महत्व बना के रखा, लेकिन उसके बाद के राजाओं ने रथों के महत्व को कम कर दिया था। इतना ही नहीं, मौर्य राजाओं के बाद गुप्त एवं अंतिम हिंदू सम्राट, बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, हर्षवर्धन। ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जाता है प्रश्न में। हर्षवर्धन ने तो रथों का प्रयोग किया ही नहीं। ठीक, और प्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट
जो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन की सेना में केवल घुड़सवार सेना का वर्णन किया है, लेकिन रथों का नहीं किया है। इसी से पता चलता है कि अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन ने रथों का प्रयोग किया ही नहीं। ठीक है, अब देखिए इसीलिए जो है रथों का महत्व जो है समाप्त इसीलिए हो गया क्योंकि युद्ध के नियम बदल गए। विजय महत्वपूर्ण, नियम का कोई मतलब नहीं है। इनके इन प्रकार विजय हासिल कीजिए और दूर बड़े बड़े अपने क्षेत्रों की निगरानी के लिए, उनकी रक्षा के लिए दूर देश तक जाना पड़ता था। बड़े बड़े लंबी दूरियां तय करनी पड़ती थी। इसके लिए जो है रथों के लिए क्योंकि रास्तों की ज़रूरत पड़ती। अब रास्ते जो है उस समय रोड कहीं थी नहीं, पता लगा कहीं नदी पार करना हुआ, पुल भी नहीं थे, नदी पार करना हुआ तो रथ क्या करते, कैसे पार होते। अब घुड़सवार होते वो तैर कर भी पार कर जाते। हर प्रकार पर भूमि युद्ध कहाँ होना शुरू हो जाए, पता लगा युद्ध ऊबड़ खाबड़ भूमि पर प्रारंभ हो जाए और ये रथ केवल समतल भूमि पर ही कार्य कर सकते थे। ठीक है, प्लेन भूमि पर, वो भी जो है सूखी भूमि पर, कीचड़ भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो है वही सेना प्रयोग किया जाए जो हर मौसम में जो है प्रयोग किया जा सके। इसीलिए जो है चलो, और रथों के पराजय में कारण क्या होते थे, देखिए जो युद्ध में भी पराजय होते थे, पतन के कारण में क्या था। प्राचीन भारतीय सेना में रथों पर ध्वज लगाने की ही परंपरा प्रचलित थी और ध्वज के गिरते ही राजा को पराजित मान लिया जाता था या रथी को पराजित मान लिया जाता था। और जैसे ही उसका ध्वज गिर जाता था, जैसे ही वो पराजित मान लिया जाता था, वैसे ही जो है उसकी सेना में भगदड़ मच जाती थी, अर्थात वो सेना भाग खड़ी होती थी कि हमारा राजा हार गया। ये रथों की देन थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। रथ सेना केवल समतल भूमि पर यानी प्लेन भूमि पर कार्य कर सकती थी। पहाड़ी, जंगल, दलदले क्षेत्र यानी पानी वाले, कीचड़ वाले क्षेत्र में इनका प्रयोग संभव नहीं था, है भी नहीं। आज भी देख लीजिए, 4 व्हीलर आपको लेके जाना है, ट्रक लेके जाना है, बस लेके जाना है, कहीं भी लेके जाना है तो फिर समतल भूमि पर रोड पर लेके जाइए। खेतों में अगर आप ले गए तो पता नहीं खेतों से कार निकल भी पाएगी कि नहीं। तो यही स्थिति बच्चों रथों की थी। आगे देखते हैं हम लोग। रथ सेना को चलने के लिए मार्ग की आवश्यकता होती है, जबकि घुड़सवार सैनिक किसी भी मार्ग पर चल सकते थे। आगे देखते हैं। रथ सेना केवल धर्म युद्ध में ही सफल सिद्ध होती थी, क्योंकि धर्म युद्ध में किसी पर आक्रमण करने के पहले उनको अलर्ट किया जाता था, बताया जाता था। अगर और कोई चुपचाप आक्रमण नहीं किया जाता था कि पीछे से जाके चुपके से मार डालो, ऐसा नहीं होता था। जबकि मौर्य काल में कूट युद्ध की अधिकता थी। मौर्य काल का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उनके महागुरु आचार्य कौटिल्य, ठीक है, ये जो है कूट युद्ध की अधिकता के कारण रथ सेना के महत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, क्योंकि उसी समय झेलम का भी संग्राम हुआ था। और झेलम के संग्राम में ही जो है आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त भी थे। उन्होंने देखा था कि रथों ने किस प्रकार जो है कीचड़ की वाली भूमि पर नहीं कार्य कर पाए, रथ सेना किस प्रकार जो है पराजित हो गई। ठीक है, और अपनी क्षमता दिखाने का मौका उसे नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहले युद्ध जो है मैदान में होते थे, जहाँ पर दोनों पक्षों को अपनी कला कौशल दिखाने का मौका मिलता था। लेकिन बाद के युद्धों में विजय की महत्ता यानी केवल विजय महत्वपूर्ण, विजय को ही महत्व दिया जाता था, बाकी नियम धर्म सब जो है ताक पर। रथ सेना के विकास पर उस अवरोध उत्पन्न कर दिया, क्योंकि अब चुपचाप मारना है, कोई धर्म युद्ध नहीं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हाँ, जैसे रथ होते थे तो रथों के भारी होने के कारण इनकी गति घुड़सवारों के मुकाबले कम होती थी, ये भी सही है। और रथों की गति, कार्यकुशलता एवं लड़ने की क्षमता वर्षा मौसम में समाप्त हो जाती है। बरसात के मौसम में, चूँकि आज की तरह रोड नहीं है, रोड पर तो हम सब लोग जा सकते हैं, चाहे पानी बरसता रहे चाहे जो भी रहे, क्योंकि रोड पर कीचड़ नहीं होता। उस समय ऐसे सूखी भूमि पर चलना पड़ता था जहाँ पानी बरसने के बाद कीचड़ हो जाता था। रोड पर तो और ज़्यादा हो जाता था, कोई रोड तो थी नहीं। ठीक है बच्चों, कच्ची रोड समझ लीजिए। अर्थात वर्षा के मौसम में होने वाला कोई भी आक्रमण खतरनाक होता था। ऐसी स्थिति में अगर रथ सेना अगर भारी है तो घुड़सवार सेना जो है इंतज़ार करते रहते थे कब पानी बरसे तो हम लोग अटैक कर दें,
ताकि उनके रथ काम न करने पाएँ। यही कार्य सिकंदर ने भी नहीं किया था। जबकि पौरव की सेना को देखकर, इतने बड़े हाथियों को देखने के बाद सिकंदर के सैनिकों का दिल दहल गया था, लेकिन सिकंदर भी तो विश्व विजय करने निकला था। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। धर्म युद्ध की समाप्ति एवं कूट युद्ध की अधिकता होने के कारण युद्ध कहीं भी किसी भी प्रकार की भूमि पर किसी भी मौसम में, दिन में, रात में, कहीं भी किसी भी अवस्था में हो सकता था। इसीलिए रथ सेना पर अधिक विश्वास करना उचित नहीं था। विश्वास अधिक करने का मतलब है अपनी पराजय को, अपनी बर्बादी को निमंत्रण देना। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रथों के चलने की आवाज़ से शत्रु उनकी स्थिति का पता लगा लेते, क्योंकि गड़गड़ाहट की आवाज़ होती थी। आज के रथ तो आवाज़ नहीं करते ना, जो बच्चों आप लोगों ने शादी विवाह में देखा होगा, क्योंकि आज के रथ जो हैं वो रोड पे चलते हैं, ऊबड़ खाबड़ भूमि पर नहीं। और फिर इन रथों में वो रथ पूरे लोहे के बने होते थे, ये रथ लकड़ी के बने हैं। ऐसे रथ जो है युद्ध के मैदान में बहुत तेज़ी से टूट जाते। फिर आज का रथ ये सिर्फ आपके शादी विवाह के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ना कि आप लोगों के लिए लड़ाई में प्रयोग किया जाएगा। अब आज का रथ का आपको केवल एक दिन के लिए महारथी बनाता है, वो भी 2 घंटे के लिए, हमेशा के लिए नहीं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज़ और, आघात सामरिकी के आगमन से रथ सेना का कार्य घुड़सवारों द्वारा सफलतापूर्वक संचालित होने लगा। आघात सामरिकी क्या है बच्चों? देखिए, अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा हमें बताना होगा, आघात सामरिकी है क्या। हालांकि आगे जाकर आप लोगों को इसको हम पढ़ाएंगे भी, लेकिन फिर भी आपको हम बता दें। देखिए, रथ सेना का जो महत्व था, रथ सेना का जो महत्व था वो प्रमुख रूप से जो है किसके ऊपर डिपेंड था? जो उस पर धनुर्धारी बैठते थे। अब चूँकि प्रारंभ में जब घुड़सवारों का महत्व बढ़ा, तो घुड़सवार जो होते थे वो घोड़ों पर बैठकर वो धनुष तो नहीं चला सकते थे, केवल तलवार चला सकते थे। लेकिन आघात समरतंत्र में क्या हुआ बच्चों? इसमें प्रयोग हुआ रकाबों का। रकाब, अब ये पूछेंगे रकाब क्या है? रकाब है बेटा, ये नकाब नहीं है, ठीक है? नकाब मत समझिएगा इसको, ये है रकाब। रकाब क्या है बच्चों? आप लोगों ने कभी जो है किसी घुड़सवार को देखा होगा इस समय, पुलिस वाले को, फौजी को घोड़े पर बैठे हुए, तो आपने उसके पैरों पर ध्यान दीजिए। वो पैर जो है 2 चुल्लों के अंदर डाले रहता है। अपने पैर जो है 2 चुल्लों के अंदर डाले रहता है। उसकी बनावट बच्चों इस तरह होती है, देख लीजिए, ऐसे लटकता रहता था और ऐसे होता था, ऐसे होता है, और इसी तरह जो है मुड़ा रहता था दोनों तरफ, और पैर को इसी में वो डाल के रखता था, इसी में पैर को, ठीक है? तो इसका क्या हो रहा होता था कि जब पैर इसका जो है इस पर स्थिर हो जाता था, तो इसकी पूरी शरीर भी स्थिर हो जाती थी, क्योंकि पैर हमारा ये स्थिर है तो शरीर हमारी अडिग है। तो ऐसी स्थिति में वो लगाम छोड़कर या लगाम को दांतों से दबा कर भी धनुष और दोनों हाथ जो है आज़ाद करके वो जो है धनुष और बाण को चला सकता था, ठीक? तो वही है रकाबों का प्रयोग। और पहले होता था जब तक रकाब नहीं थे, इसी को बोला जाता है बच्चों रकाब। जब तक ये रकाब नहीं था, जब तक घुड़सवारों का पैर जो है हवा में ही लटकता रहता था, पैर को टिकाने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, तब तक ये ये घुड़सवार जो होते थे धनुष बाण का प्रयोग करते तो थे, लेकिन निशाने की कोई गारंटी नहीं होती थी, क्योंकि इनकी शरीर जो है स्थिर नहीं होती। जब पैर स्थिर नहीं है तो शरीर भी स्थिर नहीं है। ऐसी स्थिति में इनका निशाना चूक भी जाता था, कभी कभी लग जाता था, लेकिन ज़्यादातर जो है निष्फल ही होता था, क्योंकि शरीर आगे पीछे हिलता रहता था, आगे पीछे। और जब रकाब पे इन्होंने पैर रख लिया अपना, तो फिर आगे पीछे हिलने की संभावना समाप्त हो गई। अब जिसको मारेंगे उसी को लगेगा, निशाना इनका अचूक हो गया। उसी को बोला जाता है आघात समर तंत्र या आघात सामरिकी। बच्चों, भारत में आघात समर तंत्र किसने लाया? मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में? तराइन के युद्ध में, ठीक है बच्चों? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। प्रथम तराइन युद्ध में तो पराजित हुआ था, लेकिन द्वितीय तराइन युद्ध में वो विजेता
हुआ था। चलो ठीक है बच्चों, इतना आप समझ गए होंगे, नहीं भी समझे होंगे तो आपको वहाँ हम समझा देंगे आघात फमर तंत्र का मतलब क्या है। लेकिन अगर एक बार ना समझ में आया तो आप लोग कई बार रिपीट करके सुनिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। घुड़सवार सेना के बढ़ते महत्व ने रथ सेना के महत्व को समाप्त कर दिया। भाई जब परिस्थितियां ही बदल गई तो रथों का काम भी समाप्त हो गया। आगे जो है, नदियों को पार करना रथों के लिए मुश्किल होता था। सीधी सी बात है, नदियों को पार रथों को कैसे कराया जाए। तो घुड़सवारों के लिए आराम से घोड़े पर बैठा सैनिक भी घोड़ों को हाँक देगा तो घोड़ा जो है तैर के पार हो जाएगा, हाथियाँ भी पार हो जाएंगी। और आगे देखते हैं, भागते घुड़सवारों को पकड़ना जो है रथों के लिए संभव नहीं था, क्योंकि घुड़सवार पर अकेला सैनिक होता था और बहुत तेज़ी से घुड़सवार भाग लेते थे। लेकिन रथों में क्या होता था, भले 4-6 घोड़े उसमें लगे होते थे, लेकिन जो रथ भी खींचता था और उस पर सैनिक भी कई बैठे होते थे, अरे कई योद्धा भी बैठते थे। एक भी योद्धा हो तो रथ ही इतना भारी होता था लोहे का, तो अकेले घोड़े का मुकाबला वो नहीं कर सकता था। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से। घुड़सवार सेना का उत्थान। अब देखिए उत्थान में क्या क्या है, इसको हम जल्दी से समाप्त करेंगे बच्चों, हालांकि वीडियो भी 20 मिनट का हो गया है। चलिए, घुड़सवार सेना का उत्थान क्या है। इसमें पहली बात तो रथों के मुकाबले अधिक गति इनकी ज़्यादा होती थी, तेज़ चलते थे ये घुड़सवार, और प्रत्येक भूमि पर कार्य करने की इसमें क्षमता होती थी। चाहे पहाड़ियों पर युद्ध करना हो, चाहे कीचड़ वाले मैदान में, चाहे खेतों में, चाहे उबड़ खाबड़ भूमि में, ठीक है, चाहे बरसात के मौसम में, चाहे रात में, चाहे दिन में, चाहे जहाँ तेज़ी से इनको जाना हो ये तेज़ी से पहुँच भी जाते थे। ठीक है बच्चों, वर्षा एवं किसी भी मौसम में का कोई प्रभाव नहीं होता। रास्ते में नदियों एवं अन्य रुकावटों को भी पार कर लेते थे, पगडंडियों पर चल लेते थे। नदियों में संपूर्ण सेना को हिलाकर जो है घोड़े तैर कर जो है सैनिकों सहित पार कर जाते थे। ठीक है, घुड़सवारों के लिए मार्ग की कोई आवश्यकता नहीं है, ये खेतों से भी होकर जा सकते थे, पगडंडियों से होकर जा सकते थे, जंगलों के बीच से जा सकते थे, रास्ते की ज़रूरत ही नहीं है, जिधर हाँक दीजिए उधर ही चले जाते थे। भागती सेना का पीछा करने में घुड़सवार जो है अधिक उपयुक्त होते थे। पीछा करके उनको मार दीजिए, बंदी आप मत बनाइए, बंदी बनाएंगे तो कैसे लाएंगे। युद्ध में अपने बंदियों को छुड़ाने के लिए घुड़सवारों को दौड़ा दीजिए, बंदियों को छुड़ा कर ला देंगे। आगे देखते हैं बच्चों, शत्रु के कोष को छीनना। कोष, अगर शत्रु जो है अपना राजकोष लेकर भाग रहा हो तो अगर युद्ध में पराजित होने के बाद तो घुड़सवारों को दौड़ा दीजिए, छीन कर ला कर दे देंगे। शीघ्रता से युद्ध भूमि में पहुंचना किस पे निर्भर है, गति पर। जिसकी गति ज़्यादा होगी वही उतनी जल्दी से पहुंचेगा। पैदल सेना के बाजुओं की रक्षा के लिए, वैसे भी इतिहास में आप लोग बच्चों युद्ध पढ़ेंगे कि घुड़सवारों को जो है अगर युद्ध के मैदान में खड़ा किया जाता था तो खास करके पैदल सेना के दोनों दाएं और बाएं तरफ की, ताकि दाएं बाएं से कोई आक्रमण हो तो घुड़सवार सेना उसको जो है रोक सके, दाएं बाएं से पैदल सेना पर कोई आक्रमण ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं, जंगलों मार्गों की झाड़ियों में छिपे शत्रुओं को खोजना, ये भी हो गया। शत्रु सेना में अचानक घुसकर उसे सोने न दिया जाए, अचानक घुसकर उनमें तितर बितर कर दिया जाए। ठीक है, और अपनी सेना को एकत्रित करना, अगर अपनी सेना भाग रही हो तो उनके चारों तरफ से घेर कर उनको इकट्ठा कर लीजिए, और ज़रूरत के समय आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक स्थान पर तेज़ी से सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। कहीं अगर सेना पराजित हो रही हो तो आरक्षित घुड़सवारों को आप वहाँ पर दौड़ा दीजिए, जाइए उनकी रक्षा कीजिए, और तेज़ी से जाकर अपनी गति से ये उनकी रक्षा करेंगे, अर्थात उपलब्ध कराना। हारती हुई सेना के शीघ्र पुनर्बलन हेतु घुड़सवार सेना की आवश्यकता। जहाँ पर सेना हमारी कमज़ोर पड़ रही हो वही चीज़ है सेम, वहाँ पर भेजकर और ताकत उनको प्रदान कर दिया जाए। और छापामार युद्ध कला हेतु गतिशील घुड़सवार सेना की अधिक आवश्यकता होती है। छापामार या गुरिल्ला युद्ध के लिए तेज़ी से कार्य करने के लिए घुड़सवार सेना ही उपयुक्त। उसी में तीव्र गति की कार्रवाई को ही गुरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है, या छापामार कार्रवाई। छापा भी जैसे कोई पढ़ते हैं ना, पुलिस का छापा पड़ा था, तो सार पुलिस वाले तेज़ी से आकर जो है किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं तो कहते हैं पुलिस का छापा पड़ा था, उन्हें पकड़ कर ले गए, तो वही है तेज़ी से कार्रवाई। तो यहाँ छापा का मतलब होता है तेज़ी से कार्रवाई।
अगला नंबर है, जैसे हमने आपको पहले बताया था, बड़े साम्राज्य की सुरक्षा एवं देखरेख हेतु घुड़सवार सेना की अधिक आवश्यकता होती है। दूर तक जाना हुआ, रास्ते में कैसा मार्ग है, नदियाँ हैं, क्या हैं, इसके लिए उनकी ज़रूरत पड़ती थी। अंतिम वाक्य, कौटिल्य ने कहा है, घुड़सवार सेना एक ऐसी सेना थी जिसके माध्यम से किसी भी शत्रु को पराजित किया जा सकता था। ठीक है बच्चों, चलो आप लोग चैप्टर भी समाप्त हुआ ये। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़िए, खुश रहिए।